कॉलेजियम ने कई हाई कोर्टों के लिए जो है जजों की नियुक्ति का प्रस्ताव जो भेजा था, उसमें एक गौरी, विक्टोरिया गौरी करके एक नाम गया हम्म। है था आपके मद्रास हाई कोर्ट से, मतलब चेन्नई हाई कोर्ट से या मद्रास हाई कोर्ट से। तो और नाम तो नहीं, लेकिन चेन्नई, ये जो इस नाम का इस अधिसूचना के बाद उन्होंने इसका नाम भी अधिसूचित कर दिया, क्योंकि वहां आपके चेन्नई हाई कोर्ट में ये बवाल शुरू हो गया था कि ये पदाधिकारी नहीं है और इन्होंने बहुत ही जो है वो क्रिश्चियन और मुस्लिमों के प्रति बहुत ही जो है वो क्या कहते हैं आपत्तिजनक टिप्पणियां पहले कर चुकी हैं, इसलिए इनकी नियुक्ति न हो। गवाई साहब के कोर्ट में जब गया और ये जब राजनीतिक विचारधारा ये सब बात आई, तो कोर्ट ने कहा कि भाई राजनीतिक विचारा किसी की कुछ भी हो, अगर उसके काम में आड़े नहीं आती तो राजनीतिक विचारधारा से क्या होता है। जस्टिस गवई का एक ऑब्जर्वेशन है इस पर। अच्छा। कोर्ट में उन्होंने कहा कि कोर्ट में जज बनने से पहले मेरा भी राजनीतिक जुड़ाव रहा है, हम्म। लेकिन मैं 20 सालों से जज हूं और मेरा राजनीतिक जुड़ाव मेरे किसी काम में आड़े नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें एडिशनल जज को स्थायी जज के रूप में नियुक्ति नहीं मिली क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। जस्टिस संजीव खन्ना जो बैठे थे, उन्होंने भी कहा कि ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां खास राजनीतिक जुड़ाव वाले व्यक्तियों को नियुक्ति मिली है और उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। मैं नारंगिया हम्म। जजों के खिलाफ हूं, मैं किसी भी हम्म। विचारधारा विशेष के जजों के खिलाफ हूं, लेकिन अगर आप इतनी सुचिता रखेंगे तो आपको जो है फिर जजों की नियुक्ति के लिए बहुत कम, क्योंकि फिर तब आपको कोई भी सरकारी वकील की आपको जो है हाई कोर्ट के रूप में नियुक्ति नहीं कर सकते, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति नहीं कर सकते अगर वो किसी विचारधारा विशेष के लोगों की पैरवी करता हो या उनसे जुड़ता, क्योंकि तब तो बात हमेशा उठेगी। लेकिन वास्तविक बात हम्म। यह है कि जैसे जस्टिस बी आर गवई ने स्वीकार किया कि उनका राजनीतिक जुड़ाव रहा है, तो सवाल इस बात का है कि अगर राजनीतिक जुड़ाव जिसका इस तरह रहा और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर जब अगर वो कोर्ट में बैठते हैं और राजनीतिक जुड़ाव वाले मामले या इस तरह के चीजें जब आती हैं, तो उसमें उनको हट जाना चाहिए कि हम इसमें नहीं शामिल रहेंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन लोग हटते नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि जो गौरी, विक्टोरिया गौरी, जो 2 साल पहले उन्होंने जो भी विश्व भ्रमण किया, इसके अलावा वो भाजपा की जो है वो क्या कहते हैं अनुसांगिक संगठन या भाजपा के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी वो मेंबर रही हैं, आप उनको जज बना रहे हैं, उनसे किस तरह की अपेक्षा करते हैं। तो सबसे अच्छा आप। मामला ये है कि आप दस हम्म। परसेंट जज वकील से बनाइए और हम्म। 90% जज हायर जुडिशियल सर्विस के लोगों को आप जो है वो एक प्रमोशनल रास्ता दीजिए कि जिससे उनके परफॉर्मेंस और उसके आधार पर वो वहां से हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाए। क्या राजनीतिक विचारधारा विशेष से संबंधित वकीलों की नियुक्ति जज के रूप में होनी चाहिए? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं अम्बेडकर नामा। यह एक यक्ष प्रश्न है जिसके बारे में हम सबको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार जुडिशरी से ऐसे ऐसे जजमेंट ऑर्डर आते हैं जो साफ स्पष्ट रूप से लगता है कि एक राजनीतिक विचारधारा के तहत ही उनकी नियुक्ति की गई है। और कई तरह के केसेस में भी ये देखने के को मिलता है कि वो जजमेंट जो है संविधान से नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित जजमेंट है। इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं कई दिनों बाद। आज पुनः जेपी सिंह साहब अम्बेडकरनामा में मौजूद हैं और इन्हीं से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ताजा मामला क्या है और जुडिशरी और राजनीति के संबंध जो है उसको कैसे देखा जाए। जुडिशरी और राजनीति और फिर जुडिशरी और सरकार, कोलिजियम के मामले में जो कुछ हुआ वो हम लोगों ने कई वीडियोस लगातार इस पे बहस विमर्श को जारी रखा। लेकिन अब विचारधारा और जुडिशरी, इसी पे ये एपिसोड होगा। पूरा वीडियो सुनते रहिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और जेपी साहब को सुनना हर समय बहुत ही लाइटिंग होता है, वो हर समय ज्ञानवर्धक होता है। तो ये जब आते हैं अम्बेडकरनामा पर तो पूरी तैयारी के साथ और रिसर्च के साथ आते हैं। सुनते रहिए, शेयर करते रहिए। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। जी नमस्कार। नमस्कार जी सर। जी अब मंच आपके देखिए पास है। सर, अभी पिछले
आप जी कह सकते हैं कि 5-6 दिन में जो कॉलेजियम को लेके डेवलपमेंट हुआ है, जी पिछले कई महीनों से बिटरनेस चल रहा था आपके क्या कहते हैं सरकार में, कानून मंत्री विशेष और जो है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लेकर नियुक्तियों पर दोनों तरफ से कुछ न कुछ चल रहा था। पिछले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में ये जो है मामला आया कॉलेजियम की सिफारिशों का, जो है वो एक कोर्ट, उसमें संजय कृष्ण कौल की कोर्ट में चल रहा है मामला। उसमें संजय कृष्ण कौल ने कहा, यहाँ तक कहा कि भाई जो है आप हमारे धैर्य की परीक्षा न लें, क्योंकि अगर आप जो है अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो है आपके लिए जो अगर ऑर्डर होगा कोर्ट का तो असहज हो सकता है। हम्म इस पर आपके किरण रिज्जू साहब इलाहाबाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का 150वां महोत्सव मनाया जा रहा था, उसमें इलाहाबाद आए थे और प्रयागराज में उन्होंने कहा कि साहब जो है वो आप जो है वो कोई चुनौती उनौती जो चुनी हुई सरकार को नहीं दिया जा सकता, मतलब ये सब मौखिक सब चल रहा था। वहां जो है वो आपके वेंकट रमणी साहब जो आपके एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कोर्ट को कि हम जो है 5 दिन के अंदर इस पर कोई ना कोई निर्णय लेंगे। लेकिन अगले ही दिन जो 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों का मामला था उसको जो है वो उनकी नियुक्ति को मान लिया, जिनको सोमवार को शपथ भी दिला दी गई कल 10 बजे। जी वो कोर्ट में बैठना भी शुरू हो गए और सरकार ने यह भी मान लिया कि जो 2 लोगों का और नाम गया था सुप्रीम कोर्ट से, 7 जजों की वैकेंसी थी, तो 5 पहले गया था, फिर 2 और गया। तो उसको जी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम 2 ठीक है, मतलब हम जो भेज रहे हैं, लेकिन जिस क्रम से हमने आपको नियुक्ति के लिए भेजा है उसी क्रम से नियुक्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि जो हमने बाद में 2 नाम भेजा उनको आप पहले कर दिए और जो पहले 5 नाम भेजा उसको बाद में कीजिए। इससे फिर सीनियरिटी जूनियरिटी प्रभावित सिर्फ होती। ये भी सरकार ने मान लिया। तो वो 2 की हम्म अधिसूचना तो नहीं जारी हुई, 5 की अधिसूचना जारी हो गई, जिनको जो है क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो शपथ भी दिला दी गई। इस पृष्ठभूमि में कॉलेजियम ने कई हाई कोर्टों के लिए जो है जजों की नियुक्ति का प्रस्ताव जो भेजा था, उसमें एक गौरी, विक्टोरिया गौरी करके एक नाम गया हम्म है था आपके मद्रास हाई कोर्ट से, मतलब चेन्नई हाई कोर्ट से या मद्रास हाई कोर्ट से। तो और नाम तो नहीं, लेकिन चेन्नई, ये जो इस नाम का इस अधिसूचना के बाद उन्होंने इसका नाम भी अधिसूचित कर दिया, क्योंकि वहां आपके चेन्नई हाई कोर्ट में ये बवाल शुरू हो गया था कि ये पदाधिकारी नहीं है और इन्होंने बहुत ही जो है वो क्रिश्चियन और मुस्लिमों के प्रति बहुत ही जो है वो क्या कहते हैं आपत्तिजनक टिप्पणियां पहले कर चुकी हैं, इसलिए इनकी नियुक्ति न हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको भी सूचित कर दिया, बाकी हाई कोर्ट का नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे सरकार ने, और अधिसूचित ही हम्म नहीं किया, अधिसूचित होने के बाद शपथ होता है। आज 10 बजे हम्म शपथ भी इनका जो है 10 साढ़े 10 बजे शपथ भी हो गया। इस बीच में जो है वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए और चंद्रचूड़ साहब के सामने उन्होंने कल उल्लेख किया, तो उन्होंने आज के लिए उसकी जो है क्या कहते हैं तारीख तय कर दी सुनवाई की। आज जब जी तारीख पर मामला गया तो पहले हुआ कि 3 जजों की बेंच में रहेगा, फिर संभवतः सुंदरेश, जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि वो दक्षिण भारत के हैं, वो इसमें नहीं शामिल होंगे, तो फिर जो है वो आपका जो है क्या कहते हैं गवाई साहब की जो है कोर्ट में खन्ना, जस्टिस खन्ना और जस्टिस गवाई की कोर्ट में ये ट्रांसफर हो गया। उधर शपथ भी दिलाई जाने लगी, मतलब सुबह ही सुबह। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि सरकार के अंदर ये डर हो कि अगर शपथ नहीं दिलाए और रोक दिया, हालांकि एक बार ऐसा भविष्य पहले हो चुका है कि एक जज को शपथ दिलाने के बाद जो है वो आपका क्या कहते हैं क्वेश हो गया था उनका अपॉइंटमेंट। तो ये हो सकता था। एनीवे, गवाई साहब के कोर्ट में जब गया और ये जब राजनीतिक विचारधारा ये सब बात आई, तो कोर्ट ने कहा कि भाई राजनीतिक विचारा किसी की कुछ भी हो, अगर उसके काम में आड़े नहीं आती तो राजनीतिक विचारधारा से क्या होता है। हम्म कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन एक जस्टिस गवाई का एक ऑब्जर्वेशन है इस पर। अच्छा कोर्ट में उन्होंने कहा कि कोर्ट में जज बनने से पहले मेरा भी राजनीतिक जुड़ाव रहा है, हम्म लेकिन मैं 20 सालों से जज हूं और मेरा राजनीतिक जुड़ाव मेरे किसी काम में आड़े नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें एडिशनल जज को स्थायी जज के रूप में नियुक्ति नहीं मिली क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी।
जस्टिस संजीव खन्ना जो बैठे थे, उन्होंने भी कहा कि ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां खास राजनीतिक जुड़ाव वाले व्यक्तियों को नियुक्ति मिली है और उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। ये सब आज हुआ है। अच्छा। लेकिन इसमें मेरा एक सबमिशन ये है कि कॉलेजियम में तो बात हो रही है कि किसके नाम जाए किसके नाम ना जाए, कौन जज बने कौन जज ना बने। इसके लिए सरकार और कॉलेजियम में टकराव भी है कि सरकार का प्रतिनिधि होना चाहिए। आपके एनजेएसी में भी यही था कि उसमें सरकार का वर्चस्व था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है गैर कानूनी कह के, गैर संवैधानिक कह के खारिज कर दिया था। तो अगर सुधार हो तो न केवल कॉलेजियम में बल्कि चतुर्दिक सुधार होना चाहिए। क्योंकि जिस समय कॉलेजियम बना था उस समय तक केवल एक ही सरकार थी, कांग्रेस की। तो मेरा ये कहना है कि जैसे आप कॉलेजियम में सुधार करना चाहते हैं या सुधार करने की बात हो रही है, तो ये भी बात क्यों नहीं होती कि उसमें किस तरह के जज नियुक्त किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक आमतौर पर सभी राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को नियुक्त किया जाता रहा है और तमाम लोग चीफ जस्टिस हो गए, रिटायरमेंट हुए हैं और पहले भी हुए हैं। अगर कोई सरकारी वकील से जब आप चुनते हैं, तो अगर हाई कोर्ट में सरकारी वकील रहा है तो सरकारी वकील रहेगा तो किसी न किसी राज्य सरकार का सरकारी वकील होगा, तो किसी न किसी राज्य सरकार का सरकारी वकील होगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर मान लीजिए कि वकालत कर रहा है और वो आपका अमित शाह के मुकदमों की पैरवी कर रहा है, भाजपा सरकार की पैरवी कर रहा है, और फिर आप उसको जज बनाते हैं, या राजीव गांधी की पैरवी कर रहा है, आपके क्या कहते हैं वो राहुल गांधी की पैरवी कर रहा है, सोनिया गांधी की पैरवी कर रहा है, अखिलेश यादव की पैरवी कर रहा है। अब अटानी के वकील सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेसी हैं, और जो है अडानी को आप ब्रांड कर रहे हैं कि वो बिल्कुल जो है वो जुड़े हुए हैं बीजेपी से या मोदी जी से। तो अगर अभिषेक मनु सिंघवी का जो है कोई जूनियर या उनके साथ या, क्योंकि वो तो उससे ऊपर उठ चुके हैं जो हाई सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से, तो अगर वो नियुक्त होते हैं, आप जैसे ललित साहब नियुक्त हुए थे, डायरेक्ट जो है वो वकालत से नियुक्त हुए थे, तो कहने का मतलब है कि आप इस तरह अगर नियुक्त करेंगे तो अगर ये बात उठेगी तो बहुत फिर माइन्यूट हो जाएगी और बहुत सरकती जाएगी। मैं नारंगिया जजों के खिलाफ हूं, मैं किसी भी विचारधारा विशेष के जजों के खिलाफ हूं, लेकिन अगर आप इतनी सुचिता रखेंगे तो आपको जो है फिर जजों की नियुक्ति के लिए बहुत कम, क्योंकि फिर तब आपको कोई भी सरकारी वकील की आपको जो है हाई कोर्ट के रूप में नियुक्ति नहीं कर सकते, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति नहीं कर सकते अगर वो किसी विचारधारा विशेष के लोगों की पैरवी करता हो या उनसे जुड़ता, क्योंकि तब तो बात हमेशा उठेगी। लेकिन वास्तविक बात यह है कि जैसे जस्टिस बी आर गवई ने स्वीकार किया कि उनका राजनीतिक जुड़ाव रहा है, तो सवाल इस बात का है कि अगर राजनीतिक जुड़ाव जिसका इस तरह रहा और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर जब अगर वो कोर्ट में बैठते हैं और राजनीतिक जुड़ाव वाले मामले या इस तरह के चीजें जब आती हैं, तो उसमें उनको हट जाना चाहिए कि हम इसमें नहीं शामिल रहेंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन लोग हटते नहीं है। आप गवई साहब ही हैं, इन्हीं के बारे में है आपका, इनका नाम भी जो है आपके जस्टिस अरुण मिश्रा के साथ कई मामलों में आया जिसमें इन्होंने अडानी को रिलीफ दी, और आप आज स्वीकार कर रहे हैं कि आपका राजनीतिक विचार जो है मतलब विचारधारा से आप जुड़े रहे हैं। आपके जो है रमना साहब थे, वो भी जो है वो एडवोकेट जनरल थे आपके क्या कहते हैं टीडीपी के कार्यकाल में। आपके जो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, आप इनके पिताजी भले सीनियर जस्टिस चंद्रचूड़ साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट और वहां के जज हो, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल बनाए गए थे आपके क्या कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। तो अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इनको बनाया था तो क्यों न माना जाए कि आप एक राजनीतिक विचारधारा विशेष से जुड़े हुए हैं। उसके बाद वो जो है क्या कहते हैं उनको उन्हीं के कार्यकाल में बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बनाया गया था। तो आप क्यों न माना जाए कि आप जो है इस तरह तमाम लोग हैं, आपके मध्य प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, कहीं के हैं, वो पता चला सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के वकील हैं, और उसके बाद उनको जज बना दिया जाता है। तो किसी जिस राज्य सरकार के वकील हैं उस राज्य सरकार में जो सत्ताधारी पार्टी है, फिर उनसे उनका जुड़ाव क्यों न माना जाए। तो ये बड़ा वेग और वो मामला है। मामला ये है कि जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आता है कि जब आपकी विचारधारा से संबंधित मामला आपके कोर्ट में है, तो सुचिता ये कहती है कि आप उससे हट जाएं।
तो आप क्यों नहीं हटते? और आप अगर नहीं हटते और फिर जो है वो क्या कहते हैं विचारधारा विशेष या उनकी सरकार के पक्ष में आपका कोई फैसला आता है, तो कैसे माना जाए कि आपने निष्पक्ष रूप से फैसला दिया है? जी जी। तो ये एक संकट है। अब सवाल इस बात का है कि जो गौरी, विक्टोरिया गौरी जो 2 साल पहले उन्होंने जो भी विश्व भ्रमण किया, इसके अलावा वो भाजपा की जो है वो क्या कहते हैं अनुसांगिक संगठन या भाजपा के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी वो मेंबर रही हैं, आप उनको जज बना रहे हैं, उनसे किस तरह की अपेक्षा करते हैं? अभी आपके तमाम जजों का और नाम गया है, तमाम जज पिछले दिनों बने हैं, उसमें तमाम लोग जो है इससे संबंधित हैं। कांग्रेस के समय में तमाम लोग कांग्रेसिया पार्टी के थे, कांग्रेस की तरफ से पैरवी करते थे और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाते थे। तो ये तो बहुत ही मतलब वो मामला है कि आप किसको उसमें बनने देंगे, किसको नहीं बनने देंगे, क्योंकि अगर इतने माइन्यूट आप चलेंगे तो फिर तो आपको छन्नी लेके छानना पड़ेगा जज बनाने के लिए। तो सबसे अच्छा आप मामला ये है कि आप 10% जज वकील से बनाइए और 90% जज हायर जुडिशियल सर्विस के लोगों को आप जो है वो एक प्रमोशनल रास्ता दीजिए कि जिससे उनके परफॉर्मेंस और उसके आधार पर वो वहां से हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाए। वहां आरक्षण भी पहले से लागू है, आपको अलग से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण लागू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हायर जुडिशियल सर्विस के लोगों को रखेंगे तो उसमें आपको सभी लोग मिलेंगे, सभी मतलब आरक्षण के हिसाब से सभी जातियों के लोग मिलेंगे। तो उनका एक आप सेटअप ऐसा बनाइए कि 90% जज, 80% जज आप वहां से लीजिए, 20% जज आप डायरेक्ट वकालत से लीजिए, तो उसमें अस्तर भी बना रहेगा। और नीचे से आएंगे तो जिस तरह आईपीएस अधिकारी की का सिलेक्शन होता है, आईएएस का सिलेक्शन होता है कि पहले उसको निचले पोस्ट से ट्रेनिंग दी जाती है, सिपाही से ट्रेनिंग दी जाती है, दरोगा की ट्रेनिंग दी जाती है, फिर सीओ की ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाकर के वो जो है क्या कहते हैं एसपी, एडिशनल एसपी का रैंक पाता है। तो अगर ट्रेनिंग दी जाने की परंपरा है तो आप हायर जुडिशियल सर्विस से क्यों नहीं जज बनाते? जहां मतलब वो नौकरी के समय आपका हायर जुडिशियल सर्विस में आ गया, उस समय तक कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं होती उसकी, क्योंकि तब वो कंपटीशन दे रहा होता है। कंपटीशन में अगर राजनीतिक विचारधारा रखेगा तो मेरा तो अनुभव यह है कि जो लोग राजनीतिक विचारधारा वाले हैं वो आमतौर पर कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं होता उनका, क्योंकि नहीं, फिर लेकिन उनका जो है वो। जी बोलिए। एक बात है, आप तो वकील भी हैं, प्रोफेशनल लॉयर भी हैं। जो बार एसोसिएशन और बार काउंसिल का जो चुनाव होता है वो लार्जली जो है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के आधार पे ही होता है। हम्म, और जजेस भी उसी से बनते हैं। नहीं तो तो ये इसीलिए तो मैं कैसे? आपसे कह रहा हूँ, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप जब भी जो है वकीलों में से चुनेंगे या बार एसोसिएशन और जो बार काउंसिल है, तो बार एसोसिएशन में कोई बाधा तो नहीं है कि आप कांग्रेस के हैं तो आप नहीं लड़ सकते, आप सीपीएमएल के हैं तो नहीं लड़ सकते, या आप जो है बीजेपी के हैं तो नहीं लड़ सकते। और बार काउंसिल का भी जो चुनाव होता है वो प्रदेश व्यापी चुनाव होता है और वकील ही चुनते हैं उसमें, उसमें जनरल लोग हम्म नहीं चुनते। तो वहां भी है कि आपका वकील होना चाहिए, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप ऐसा सुधार कीजिए कि आप हायर जुडिशियल सर्विस में जो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं, हर हाई कोर्ट अपने अपने प्रदेश के हाई कोर्टों में करता है, वहां से आप जो है क्या कहते हैं लोगों का सिलेक्शन कीजिए, क्या कहते हैं हायर जुडिशियल सर्विस से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से फिर जो उसमें काबिल हो उनको सुप्रीम कोर्ट, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। ऐसे ऐसे जो जजेस जो वकील रहते हुए किसी पार्टी के ऑफिस बेरर होते हैं, विश्व भ्रमण करते हैं, तो उसके जी बारे में आईबी क्या रिपोर्ट देती हो? यही तो बात है, इसमें तो पूरा देश जानना चाहता था कि इसके बारे में आईबी और रा ने क्या रिपोर्ट दिया है गौरी जी के बारे में, या हम्म और जो तमाम लोगों का नाम जा रहा है जो जिनका जो है वो राजनीतिक प्रतिबद्धताएं रही हैं, उनके बारे में आईबी ने क्या रिपोर्ट दी है? हम्म सवाल कि गायत्री प्रजापति का के पक्ष में फर्जी नाम पर एक जो है डिस्ट्रिक्ट जज को नहीं बनने दिया गया, एक पंडित जी ने हम्म बाबू साहब को नहीं बनने दिया, और बाद में पता चला कि वो तो किसी पंडित जी ने जजमेंट दिया था आखिर रिटायरमेंट के आखिरी दिन, राजेंद्र सिंह का जो मामला है लखनऊ के। लेकिन ये तो एक टेस्ट केस हम आपको बता रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि फिर आखिर कैसे जो है फिर जो है मतलब इतने छोटी छोटी बातों पर आखिर उन्होंने अदालत में न्याय किया, ये तो प्रमाणित हुआ नहीं कि कोई कंसिडरेशन से जो है जमानत दी गई। और फिर आप ही कहते हैं कि जमानत जो है नियम है और वो अपवाद है जेल, और उसमें किसी ने जमानत अगर दे दी तो, और फिर
लगातार कहा जाता है कि क्या कैदियों के मानवाधिकार नहीं है? आखिर कसाव जो पकड़ा गया था, जिसने इतना बॉम्बे में आतंक लोगों ने मचा रखा था, उसको मरणांतक रूप से था, उसको जो है जिंदा किया गया। जिंदा करने के बाद तब मुकदमा चला, तब उसको फांसी की सजा दी गई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। आपके इंदिरा गांधी के जो है सतवंत सिंह और जो है उन लोगों ने जो किया था, उनको इतनी गोलियां लगी थी, सतवंत सिंह को जिंदा रखा गया, बचाया गया, फिर मुकदमा चला और फिर उसको सजा दी गई। तो जब आपके यहाँ ये अवधारणा है कि किसी को एक्स्ट्रा जुडिशियल सजा नहीं दी जा सकती, तो इस अवधारणा के आधार पर भी बाकी चीजें भी तो पैदा होती हैं कि फिर अगर किसी वकील ने उनकी मान ली पैरवी की वकील के रूप में, बार काउंसिल कहता है कि आप किसी का केस लेने से मना नहीं कर सकते। आपका जो है जहां होता है कि वकील कह देते हैं कि हम इसका केस ही नहीं लड़ेंगे, वहां बाहर से वकील आके जो है मुकदमा ले लेता है। इंदिरा गांधी के मामले में ये परसेप्शन बनाया गया कोई वकील नहीं होगा, लेकिन वो लेखी साहब खड़े हो गए हाई कोर्ट में, राम जेठमलानी जैसे वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए। तो सवाल इस बात का है कि वकालत करना और उसमें इस तरह की चीजों को जोड़ देना, मतलब सब आप ही कह रहे हैं, और फिर आप ही कह रहे हैं कि जज साहब ने बहुत ही ईमानदारी से स्वीकार किया कि मैं राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति हूँ। जस्टिस अरुण मिश्रा ने तो नहीं स्वीकार किया कि वो राजनीतिक विचारधारा के व्यक्ति हैं। जस्टिस बोबड़े ने तो नहीं स्वीकार किया कि वो राजनीतिक विचारधारा के व्यक्ति हैं। जस्टिस खानविलकर, ये जो अभी आपका 2 साल 3 साल के अंदर जितने जजमेंट आए और जिन लोगों ने जजमेंट दिए, किसी ने कहा गया कि मैं राजनीतिक विचारधारा के व्यक्ति हूँ? क्योंकि इसके कहने के लिए मैं तो गवई साहब का इस बात में प्रशंसक हो गया कि उन्होंने कम से कम स्वीकार किया सत्य कि मैं राजनीतिक विचारधारा के व्यक्ति हूँ। यहाँ तो लोग झूठ बोलते हैं। हाँ, उन्होंने ये कहा कि मेरे ऊपर कभी आड़े नहीं आया। अब ये तो उनका कॉन्शियस जानता होगा कि आड़े आया कि नहीं आया, लेकिन तमाम फैसले ऐसे हैं जिसमें कहा जाता है कि इन्होंने जो है वो सरकार के को जो सूट करता है उसके पक्ष में फैसले दिए। जी, देखिए या सर, बताएं, नहीं या बताएं कि उन्होंने सरकार के विपक्ष में कौन कौन से फैसले दिए, तो उसमें एक पक्ष में भी दे दिया हो तो कोई बात नहीं। नहीं, उसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, बात है कि संविधान सम्मत और न्याय सम्मत फैसले हुए कि नहीं, ये ज्यादा जरूरी। ये ज्यादा जरूरी है। तो सवाल इस बात का है कि कोई भी फैसला आएगा तो किसी के पक्ष में होगा, किसी के विपक्ष में होगा। लेकिन अगर संविधान और कानून के शासन को आप ताक पे रख के फैसला करेंगे तो बात तो निकलेगी, और बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आप पहले ही किसी एक्टिविस्ट का जो है वो क्या कहते हैं मतलब नियुक्ति कर रहे हैं, तो फिर आप सीपीआईएमएल के एक्टिविस्टों की नियुक्ति क्यों नहीं करते? फिर आप जो है वो जो और दूसरे पार्टियों के वो लोग हैं उनकी नियुक्तियों की आईबी और उनको जो है उनका उनके खिलाफ रिपोर्ट आ जाती। अरे सर, हम लोग ऐसे संधि काल के समय पैदा हुए जब देश आजाद हो गया था, संविधान लागू हो गया था। उसके बाद महात्मा गांधी की उसमें हत्या हो गई थी। बहुत दिन तक, जब तक जनता पार्टी की सरकार जो है देश में नहीं आई, तब तक आरएसएस के सदस्यों को किसी भी सरकारी नौकरी में जल्दी नौकरी नहीं मिलती थी। वो जो रिपोर्ट आ जाती थी कि आरएसएस के सदस्य हैं, क्योंकि सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। बहुत दिन तक तमाम नौकरियों में, पुलिस में, आईबी, महात्मा गांधी की हत्या के बाद, जी, महात्मा गांधी की हत्या के बाद, तो उसके बाद बहुत दिन तक इन लोगों की नियुक्ति नहीं होती थी। मैं तो 2-4 लोगों को ऐसे जानता हूं जो हमारे चाचा ओचा के साथ पढ़ते थे, पता चला उनकी सरकारी नौकरी नहीं लग पाई क्योंकि वो आरएसएस की शाखा में जाते थे। आपका जिस समय आपके जो है वो ललित नारायण मिश्रा का बिहार में जिस समय हत्या हुई थी, उस समय आनंद मार्ग का सदस्य होना, आप समझिए, सरकारी नौकरी के लिए बहुत बाधा था। ये सब अघोषित था, कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अगर कोई आनंद मार्ग का सिंपैथाइजर है तो उसकी जल्दी फिर उस समय नौकरी नहीं लगती थी, आपसे बता रहे, या घोषित है। एक और मेरे जहन में सवाल आ रहा है, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, उसकी एक राजनीतिक समझ हो सकती है, वो किसी राजनीतिक दल का मेंबर भी हो सकता है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो जब किसी संवैधानिक पद पे जाए तो उसमें एक संवैधानिक नैतिकता हो कि संविधान सम्मत फैसले ले। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए, लेकिन इधर कुछ वर्षों में देखा गया है, जैसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाले केस में, चाहे गुजरात वायलेंस जो मैसेकर था उसे केस में, कि क्या उस संवैधानिक नैतिकता का पालन होता दिखता है? तो बड़ी सर, इस तरह कुछ मामले में होता है, कुछ में नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए जस्टिस गवाई ने आज कोर्ट में स्वीकार किया कि उनकी एक राजनीतिक विचारधारा रही है, लेकिन उन्होंने कभी
किसी आरएसएस से संबंधित जो है संगठन में जा करके के प्रोग्राम में जाके ये तो नहीं कहा कि मैं कौटिल्य और जो है क्या कहते हैं याज्ञवल्क्य का संविधान मानता हूं और वही होना चाहिए, ये संविधान विदेशी संविधान है। लेकिन आपके कई जज तो ऐसे हैं ना जिन्होंने जो है वो समय समय पर जाकर के उनकी उसमें कहा है, जस्टिस सूर्यकांत अभी भी कोर्ट में है, जस्टिस नजीर हैं कि साहब कौटिल्य और जो है उनका वो संविधान मानना चाहिए। तो आप, सबसे बड़ी बात है, चाहे आप संवैधानिक पद पर हों या देश के नागरिक हों, संविधान और उसके बारे में आपको, कानून के शासन के बारे में इस तरह की टिप्पणियां इस निंदा के बराबर है। संविधान की निंदा, जैसे आप इस निंदा में जो है वो कार्रवाई करते हैं, वैसे संविधान की निंदा में भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देश संविधान से चल रहा है, देश आपकी मर्जी से नहीं चल रहा, और आप इस देश के नागरिक हैं, तो संविधान आपका ईश्वर है। मैं यहाँ ये कह रहा हूं, संविधान के अनुसार चलना चाहिए। संविधान और कानून के शासन के अनुसार चले तो किसी को कोई आपको आपत्ति नहीं होगी, आपसे बता रहे, और कोई मनमाना नहीं कर पाएगा, या जो मनमाने ढंग से लोग संविधान के ऊपर जो है वो अपनी आस्था को थोप देते हैं। आस्था नितांत व्यक्तिगत होती है, संविधान व्यक्तिगत नहीं है, संविधान सार्वजनिक है। आस्था और संविधान में ये अंतर है, आस्था आपकी व्यक्तिगत है। आप सोच सकते हैं कि आप इस स्कूल में जन्म लिए हैं तो आप बहुत ऊंचे हैं, आपको सब पर शासन करना चाहिए, लेकिन संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, तो आपके कुल में जन्म लेने का मतलब केवल आपका व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत अहंकार है, वो संवैधानिक नहीं है। संविधान में अगर सब बराबर हैं तो हैं, आप माने या आप ना माने। लेकिन अगर आप नहीं मानते और आप खुलेआम उसका संविधान के बारे में विश्वमन करते हैं, तो इस निंदा की तरह आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के देश में, देश का अगर राष्ट्रीय धर्म कोई है तो संविधान है। आप बता, व्यक्तिगत धर्म जो है संविधान नहीं हो सकता जी। लेकिन यहाँ तो है, शो मी योर फेस आई विल शो यू द रूल्स। अब क्या करेंगे सर, देश जिस फेज से होके आया है, 70-75 साल पहले मान लीजिए उसकी आजादी, और वो आपका संविधान लागू हुआ, उसके पहले तो टुकड़े टुकड़े में था ना। आप तो खुद ही सर इतिहास के प्रोफेसर हैं। कोई ये लोग कहते हैं भारतवर्ष में उसने फला, अरे उसने अपने तत्कालीन राज्य के अनुसार, जो तत्कालीन उसकी जो है जरूरतें थी, उसके अनुसार उसने किया ना। आप देखते होंगे कि जो है जयचंद को दुश्मन बनाया जाता है कि साहब मोहम्मद गौरी को उसने बदला दिया। अब कोई किसी की लड़की को भगा ले जाए, अलानिया जो है क्या कहते हैं स्वयंवर से, तो क्या करे, वो हाथ पर हाथ डाल के चूड़ी बांध के मतलब बैठा रहे? इसमें नहीं लोग बात करते कि पृथ्वीराज जो है वो क्या कहते हैं जयचंद की लड़की को जो है उन्होंने अपहरण करके ले गए थे। आज की डेट में कोई जो है लड़की किसी से प्यार करके और ये शादी करना चाहे तो जो फ्यूडल टाइप के लोग हैं वो इजाजत देते हैं सर, हत्या कर देते हैं लड़के की भी और लड़की की भी, शादी के बाद हत्या कर देते हैं, उनको लगता है कि उनकी बड़ी बेइज्जती हो रही है। तो जहां ऐसा माइंड सेट हो, अब जबकि संविधान में तो सब बराबर है, कोर्ट में जाता है तो कोर्ट कहता है कि नहीं। यहाँ तक कि जो बहुत नारंगी टाइप के जज हैं उनको भी कहना पड़ता है नहीं, संविधान में सबको जो है स्वतंत्रता है, जो है कि कोई किसी के साथ शादी करे, कोई बालिग किसी के साथ रहे, और कई बार इससे कानूनों का भी उल्लंघन होता है। अच्छा, शादीशुदा आदमी बिना तलाक के अगर लिव इन रिलेशन में रहता है तो कानून के हिसाब से ये कहाँ तक उचित है, आप बताइए। और तब आप कहेंगे बालिग है तो रह सकता है, अरे बालिग है तो रह सकता है, तो शादी वाला क्या, जो विवाह हुआ है जिसमें तलाक का आपने दुनिया भर का कानून बना रखा है। एक बार तलाक के कानून में कोई आदमी मुकदमा करके देखे, नाक रगड़ जाएगी और पिछवाड़ा छिल जाएगा, जो है मुकदमा लड़ते लड़ते, आपसे बता रहे हैं। और वहीं अलानिया दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगे, तो आप कहेंगे कि नहीं, लिव इन में दो बालिग हैं, रह सकते हैं। तो दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं कि नहीं, आप ये बताइए हमको। एकदम एकदम एकदम। तो चलिए, आप शुक्रिया अगर सर। इसके और भीतर आपने जाएंगे जी, अगर आप इसके जी जी भीतर बताएं। जाएंगे तो उसमें तमाम आपको जो है वो मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे ये कानून का माहौल बनाया जा रहा है, और जज साहब लोगों का जो है वो मर्जी है भाई जो कह दें। काजू जी साहब ने जी तो जी। कहा था, जस्टिस काजू ने एक मामले में, कि ये जो आपका लिव इन रिलेशन है, ये वॉक इन वॉक आउट रिलेशन है, कभी कोई किसी को छोड़ दे। और फिर जो लोग रहने लगते हैं तो कभी पति को पत्नी से ज्यादा मतलब अपने पार्टनर से प्रेम हो जाता है, वो कहता है कि भाई वो क्यों छोड़ के चली गई। कभी आपके जो है वो पत्नी के रोल में जो लिव इन पार्टनर है उसको जो है पति से वो हो जाता है कि साहब ये हमको क्यों छोड़ के चले गए। जब आप वॉक इन रिलेशन में रह रहे हैं तो सवाल है कि, लेकिन अब जज साहब जो सामने बैठे हैं, अब वो जो कहें, क्योंकि संविधान के जो है वो प्रवर्तक वही है।
चलिए जी शुक्रिया सर। और ये राजनीति और जुडिशरी के जो पेच हैं उसको आपने अच्छे से समझाया। और दोस्तों जेपी सिंह साहब हैं, इनको पूरा वीडियो सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।